क्या आपको पता है कुछ बड़े ब्रांड्स जैसे H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर्स और वॉलमार्ट को केपीआर मिल्स गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है और 60 से ज़्यादा कंट्रीज में केपीआर मिल्स के बने गारमेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं। वेलकम टू फिनटेस्टिक, मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम केपीआर मिल्स की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि कंपनी कितनी एग्रेसिव है अपनी ग्रोथ के लिए। चलिए शुरू करते हैं कंपनी के कुछ हाइलाइट्स से। तो केपीआर मिल्स इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्लेयर है, जहां कंपनी फाइबर से लेके फाइनल अपैरल तक पूरी मैन्युफैक्चरिंग करती है। केपीआर मिल्स अपने प्रोडक्ट्स के लिए फाइनेस्ट कॉटन, जो शंकर 6 नाम से आता है, उसको यूज करती है। कंपनी के 1200 से ज्यादा रेगुलर डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं, जिनको ये यार्न और फैब्रिक सप्लाई करती है और 60 से ज्यादा कंट्रीज में गारमेंट एक्सपोर्ट करती है। केपीआर मिल्स की निटेड गारमेंट की कैपेसिटी 42 मिलियन पीसेस पर ईयर से इंक्रीज हुई है और अब ये 157 मिलियन पीसेस पर ईयर पे स्टैंड करती है। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। कंपनी ने रिसेंटली एथेनॉल और शुगर इंडस्ट्री में भी एंट्री की है और एथेनॉल, जो एक हाई मार्जिन कमोडिटी है, उसकी कैपेसिटी को 2 टाइम्स करने का टारगेट है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। केपीआर मिल्स ने एक इन हाउस ब्रांड भी लॉन्च किया है जिसका नाम फैसो है, जो एक 100% ऑर्गेनिक मेंस इनरवियर, स्पोर्ट्स वियर और एथलीजर सेगमेंट में फॉल करता है। कंपनी की गारमेंट्स ऑर्डर बुक FY21 में 600 करोड़ पे थी और ये अभी बढ़कर 1000 करोड़ पे स्टैंड करती है। कंपनी का फोरकास्ट है कि गारमेंट सेगमेंट FY22 से FY24 तक 11% के CAGR से ग्रो करेगा। कंपनी ने एक नई सब्सिडरी भी फॉर्म की है सिंगापुर में, जो कंपनी का एक्सपोर्ट पे फोकस करेगी और ये फाइनल स्टेजेस में है। कंपनी की पूरी पावर रिक्वायरमेंट इन हाउस पावर जनरेशन से ही आती है। कंपनी का ऑलमोस्ट 37% रेवेन्यू यार्न से आता है, जिसमें से 29% यार्न ये खुद के लिए कंज्यूम कर लेते हैं कैप्टिव पर्पसेस के लिए। वहीं फैब्रिक से बहुत कम रेवेन्यू आता है, जो कि है 6% का। निटेड गारमेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, लगभग 40% का, और इनके मेन मार्केट्स यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए हैं। क्लाइंट्स के बारे में अगर बात करें तो 1200 डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं और 60 कंट्रीज से ज्यादा में गारमेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं। स्क्रीन पे आप कुछ मेजर क्लाइंट्स के नाम देख सकते हैं। किसी भी कस्टमर पे 10% से ज्यादा की डिपेंडेंसी नहीं है, जो एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी के टोटल 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारी की सारी तमिलनाडु में ही प्रेजेंट हैं। कंपनी का जो कैप्टिव पावर प्लांट है वो कर्नाटका में प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी फैक्ट्री से किस चीज पे काम किया जाता है और करस्पॉन्डिंग कितना आउटपुट निकलता है। कंपनी की सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेंट्रल तमिलनाडु में है और लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट्स के लिए कंपनी को थोड़ा खर्च करना पड़ता है नियरेस्ट पोर्ट तक माल पहुंचाने में। मुझे ऐसा लगता है कंपनी को एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में डालना चाहिए पोर्ट के आसपास और एक चेन्नई में बनाना चाहिए। इसका रीजन ये है, गुजरात और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, तो पास से ही रॉ मटेरियल मिल जाएगा और वहीं से वेस्ट को शिप भी किया जा सकता है। चेन्नई इसलिए क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का बहुत बड़ा प्रेजेंस है तमिलनाडु में और चेन्नई से पोर्ट कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो जाएगी ओशियानिक रीजन के लिए। चलिए अब केपीआर मिल्स की ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखते हैं। तो लगभग कंसिस्टेंट इन्होंने अपना रेशियो मेंटेन किया है, जहां पे 62 से लेके 65% के बीच में डोमेस्टिक सेल से रेवेन्यू आता है, वहीं 35 से 38% के बीच में एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है। चलिए अब कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखते हैं। तो 2017 में सबसे बड़ा सेगमेंट रेवेन्यू का था यार्न और फैब्रिक, लेकिन आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली इसका परसेंटेज गिरता जा रहा है, क्योंकि यार्न और फैब्रिक में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता है, जबकि गारमेंट्स में काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन होता है। इसलिए कंपनी फोकस कर रही है गारमेंट्स के सेगमेंट को बढ़ाने के लिए। वहीं इथेनॉल और शुगर में भी काफी ज्यादा मार्जिन होते हैं, इसलिए कंटिन्यूसली यहाँ पे शुगर और इथेनॉल का परसेंटेज आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी के हिसाब से रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में 15% के CAGR से ग्रो करेगा। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट पे एक नजर डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिजर्व्स और सरप्लस से, जो कि कंटिन्यूसली पिछले 5 सालों में इंक्रीज हुए हैं। करंट लायबिलिटीज कंपनी की 682 करोड़ पे स्टैंड करती है, वहीं करंट एसेट्स लगभग उससे 3 गुने 1870 करोड़ के आसपास पे स्टैंड करता है। फिक्स एसेट इस साल थोड़े से इंक्रीज हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। कंटिंजेंट लायबिलिटीज की अगर बात करें तो FY22 में इनके पास कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी की अगर क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एवरी क्वार्टर में रेवेन्यूज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे साइन हैं। डेप्रिसिएशन अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादा किसी भी क्वार्टर में नहीं बढ़े हैं। चलिए अब केपीआर मिल्स की
एनुअल इनकम स्टेटमेंट पे एक नज़र डालते हैं, तो रेवेन्यूज पिछले 5 सालों में 13% के CAGR से इंक्रीज हुए हैं। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 17% के CAGR से इंक्रीज हुए हैं। डेप्रीशिएशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये -8.4 है। इनका डेप्रीशिएशन नहीं बढ़ रहा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट 26% के CAGR से इंक्रीज हो रहे हैं और नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 25% के CAGR से इंक्रीज हो रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी इनकम स्टेटमेंट है। चलिए अब कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं कंसोलिडेटेड लेवल पे। तो FY22 में नेट प्रॉफिट 842 करोड़ पे था, वहीं डेप्रीशिएशन कंसोलिडेटेड बेसिस पे 141 करोड़ पे था। कैपेक्स इस साल बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जो कि 892 करोड़ पे है। इसकी वजह से फ्री कैश फ्लो -423 करोड़ पे स्टैंड करता है। KPR मिल्स के शुगर और इथेनॉल रेवेन्यू FY22 में 35% इंक्रीज हुए हैं। ये रॉबस्ट शुगर की डिमांड और एक्सपोर्ट की वजह से हुआ है और इथेनॉल का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से। इसको देखते हुए कंपनी ने 500 करोड़ का कैपेक्स रखा है, जिससे शुगर की कैपेसिटी डबल हो जाएगी और इथेनॉल की 3 टाइम्स। इसके अलावा KPR मिल्स ने सिंगापुर में एक सब्सिडरी भी फॉर्म की है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोन इंक्रीज हुआ है और ओवरऑल कैपेक्स भी इंक्रीज हुआ है। इसी वजह से कंपनी का FY22 में फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है। हालांकि इसके पीछे ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मुझे यहाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम नजर नहीं आती, लेकिन फ्यूचर में इतने बड़े कैपेक्स कंपनी के फ्री कैश फ्लो को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। चलिए अब कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पे नजर डालते हैं। तो EPS FY22 में ऑलमोस्ट 24.5 पे स्टैंड करता है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, लेकिन ये सच नहीं है। यहाँ पे फेस वैल्यू 1 रुपीज की हो गई है FY22 में, वहीं FY21 में ये 5 रुपए की थी। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो EPS बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। बुक वैल्यू भी सेम रीजन की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। PBDIT, PBIT, PBT पर शेयर ये भी काफी अच्छे नंबर पे स्टैंड करते हैं। नेट प्रॉफिट पर शेयर भी बहुत अच्छे नंबर पे स्टैंड करता है और ओवरऑल पर शेयर रेशियोज बहुत हेल्दी नजर आते हैं। अगर कंपनी के मार्जिन रेशियोज देखे जाएं तो सारे ही मार्जिन पिछले 5 सालों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से इंप्रूव हुए हैं। PBDIT मार्जिन, PBIT, PBT, नेट प्रॉफिट मार्जिन सभी के सभी ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा पे स्टैंड करते हैं। ROE, ROCE ऑलमोस्ट 26 से 30 के बीच में है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी बहुत ही हेल्दी है, लगभग 18 के नंबर पे। एसेट टर्नओवर रेशियो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वहीं कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस भी काफी अच्छी है। करंट रेशियो 2.53 पे स्टैंड करता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेंटेन्ड है पिछले 5 सालों में और कंपनी डिविडेंड बहुत ही कम देती है, इसलिए FY22 के डिविडेंड अभी तक काउंट नहीं हुए हैं। चलिए अब कंपनी का फोरकास्ट पे एक नजर डालते हैं। तो एस्टिमेटेड है कंपनी का शेयर प्राइस नेक्स्ट 1 साल में मिनिमम 41.7% इंक्रीज होगा और मैक्सिमम 52.3% इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, कोई गारंटी नहीं। वहीं EPS की भी अगर देखें तो FY24 तक EPS 30 रुपीज को टच करने के पॉसिबिलिटी है। चलिए अब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। तो प्रमोटर्स के पास एक मैसिव होल्डिंग है ऑलमोस्ट 75% की। वहीं म्यूचुअल फंड्स भी अपना स्टेक पिछले 1 साल में इंक्रीज किया है और अभी 12.03% होल्ड करते हैं। FII ने अपना स्टेक मेंटेन करके रखा हुआ है, जो कि 4.33% पे स्टैंड करता है। पब्लिक के पास 7.58% की शेयर होल्डिंग है। लेफ्ट में आप कंपनी के मैनेजमेंट टीम को देख सकते हैं। वहीं जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं P नटराज, KPD सिगमानी और KP रामासामी और स्टार इन्वेस्टर्स की लिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का अगर वॉल्यूम पे एक नजर डालें तो 1 मंथ एवरेज डिलीवरी का ऑलमोस्ट 63.9% पे है और 27 मई को ऑलमोस्ट 85% की डिलीवरी परसेंटेज था। ये एक मैसिव डिलीवरी परसेंटेज है और कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट भी दिखाता है लोगों का कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म पे होल्ड करने के लिए। चलिए अब देखते हैं कंपनी ने NSE पे कैसा परफॉर्म किया। तो ये एक लॉग ग्राफ है, ये ध्यान से देखिएगा आप। कंपनी ने 2009 से लेके 2021 तक ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स का पैसा 60 टाइम्स बनाया है और इनफैक्ट 2020 से लेके 2022 तक कंपनी का शेयर प्राइस 6 टाइम्स इंक्रीज हुआ है और अभी थोड़ा सा करेक्शन फेज में है और मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन जरूरी भी है। शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई जो कि 760 रुपीज पे था, उससे अब गिर के 575 पे स्टैंड करता है। चलिए अब KPR मिल्स को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो प्राइस वाइज अगर देखें तो KPR मिल्स का फेस वैल्यू 1 रुपीज है और प्राइस 575 रुपीज। पेज इंडस्ट्रीज का फेस वैल्यू 10 रुपीज है
और प्राइस बहुत ही ज़्यादा। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो केपीआर मिल्स का ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ पे है, वहीं पेज इंडस्ट्रीज का 50,000 करोड़ पे। पीई रेशियो अगर देखें तो केपीआर मिल्स पेज इंडस्ट्रीज से और ट्राइडेंट से काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे नज़र आता है। प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी केपीआर मिल्स काफ़ी अच्छा नज़र आता है। आरओई पेज इंडस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा है, सेकंड पे केपीआर मिल्स आता है। 1 ईयर परफॉर्मेंस अगर देखें तो ट्राइडेंट का बेस्ट है, उसके बाद केपीआर मिल्स का। नेट प्रॉफिट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा केपीआर मिल्स का है और नेट सेल्स पेज इंडस्ट्रीज से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट के मामले में केपीआर मिल्स काफ़ी आगे है। डेट टू इक्विटी की अगर बात करें तो केपीआर मिल्स के पास 0.37 टाइम्स डेट टू इक्विटी है, वहीं पेज इंडस्ट्रीज के पास कुछ भी डेट नहीं है, वहीं ट्राइडेंट के पास एक काफ़ी हैवी डेट है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है इंडिया के गारमेंट सेगमेंट में और रिसेंटली शुगर और इथेनॉल पे भी कंपनी का बहुत ज़्यादा फोकस है। कंपनी के पास एक बड़े क्लाइंट की लिस्ट है और किसी भी क्लाइंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी भी नहीं है। फिनेंशियली कंपनी बहुत स्टेबल है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग भी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मेरा रूपा एंड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिटेल में कवर किया है। प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो मुझे दो मेजर प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। पहला, बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना का बहुत तेजी से बढ़ता हुआ टेक्सटाइल मार्केट और स्टिफ कंपटीशन। ऑल्दो कपड़े पहनना कोई बंद नहीं करेगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन के राइजिंग प्राइसेस, नेबरिंग कंट्रीज से चीप प्राइसेस पे गारमेंट्स की डंपिंग और इंडिया में कॉटन इंपोर्ट्स पे हैवी टैक्स थोड़ा सा कंसर्निंग है। दूसरा, कंपनी का इतने बड़े बड़े कैपेक्स, वंस इन अ ब्लू मून ठीक है, अगर ये कंटिन्यू रहा और कंपनी लोन लेके इतने बड़े कैपेक्स करती रही तो फ्यूचर में फंडामेंटल्स पूरे बदल सकते हैं। कंपनी का बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन और पास्ट को देख के मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है केपीआर मिल्स के बारे में और क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, और अगर हाँ तो किस प्राइस में आपने इसको बाय किया था। थैंक यू।